जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ आपको पसंद या ना पसंद आए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं चैनल में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी ट्रांसलेशन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो ग्लोसरी देखते हैं ज़रा। उसके बाद क्वेश्चन भी हैं प्री रीडिंग की, तो पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग, ये इसके बाद देखते हैं हम। तो इर्रेस्पेक्टिव क्या मतलब होता है इसका? रिगार्डलेस, डिस्पाइट या इनडिफरेंट। कम्युनल, शेयर्ड, कनेक्टेड, कॉमन, जॉइंट, म्यूचुअल। फिनररी किसे कहते हैं? बरियल, रिचुअल, मेमोरियल या द फ्यूनरल। कार्विंग्स किसे कहते हैं? स्कल्पचर्स को कहते हैं, इनग्रेविंग्स को कहते हैं, कटिंग्स को कहते हैं। नेक्रोपोलिस किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड को कहते हैं, ठीक है। बरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान। टूम लैंड, मज़ारों की ज़मीन। सिटी ऑफ द डेड, मुर्दों का शहर। जेनत किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ अरूज पे होती है। क्लाइमेक्स, हाइट, पीक, एपेक्स, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। मीज़ोलिथिक किसे कहते हैं? मिडिल स्टोन एज, ट्रांजिशनल स्टोन एज, ठीक है। ट्रांजिशनल स्टोन एज या स्टोन एज, आयरन एज। बेस्टियन किसे कहते हैं? स्ट्रांग होल्ड, फोर्ट्रेस, डिफेंस, सिटाडेल। ये मैंने आपको ट्रांसलेशन के दौरान, एक्सप्लेनेशन के दौरान इनके पिक्चर्स दिखाई थी कि क्या होते हैं। रेशनल किसको कहते हैं? रीजनिंग, लॉजिक या आर्ग्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। उसके बाद है हमारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। हैव यू एवर heard about any of the famous historical cultural sites in the Pakistan? Yes, I am familiar with the several famous historical and cultural sites in Pakistan, and some of them I have visited as well, including Mohenjo-daro, Makli Necropolis, Texla, Takhtabai, Lahore Fort, Shalimar Garden, and Rohtas Fort. तो ये नीचे रेफरेंसेस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के नीचे कि किस पैराग्राफ में कौन सी चीज़ मेंशन है। अब देखें, व्हाई डू यू थिंक सम साइट्स आर designated as the World Heritage Sites by UNESCO? UNESCO designates the sites as the World Heritage Sites because of their outstanding cultural or natural importance to the all humanity. ठीक है, कि उनकी इतना ज़्यादा अहमियत है सारी इंसानियत के लिए कि वो किसी एक कल्चर के लिए नहीं है, वो सारी इंसानियत के लिए, इसलिए उसे इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दे दिया गया। These sites are recognized for their unique cultural, historical, or the natural significance and are considered to be the value of the humanity as a whole. ठीक है। तो ये नीचे रेफरेंसेस हर क्वेश्चन के दिए हुए हैं। What do you already know about the Pakistan's World Heritage Sites? I have visited the archaeological complex of Taxla, Buddhist ruins of Takhtabai, Lahore Fort, and Shalimar Garden, which are rich cultural and heritage depiction of the Pakistan. ये आपका हर किसी का अपना जवाब होगा, ठीक है। मैंने जो जगह घूमी हुई थी मैंने वो लिखी है। अब इसी तरह एक वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन है। व्हाट डज वर्ड इंस्क्रिप्शन मीन? इंस्क्रिप्शन रेफर टू द राइटिंग्स आर द टेक्स्ट फाउंड इन द तख्तबाई which are believed to refer the Gandophares. I Gandopher I, the founder of the ancient Indo-Parthian kingdom. ठीक है, तो ये क्या होता है इंस्क्रिप्शन? जब तख्तियों पे, पत्थर की तख्तियों पे कशीदा कारी करके लिखा जाता है। अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द हेरिटेज साइट यू लाइक द बेस्ट। आई बेस्ट द हेरिटेज The best heritage which I love and have visited is the archaeological complex of Texla, as it is near to Islamabad and rich depiction of the heritage and the ancient civilization. ठीक है, ये भी आपकी हर किसी का अपना होगा कि कौन सा आप लिखते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which site is described as the oldest physical evidence of the urban planning? The ruins of Mohenjo-daro are described as the oldest physical evidence of the urban planning. ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ वहीं पे ही मिलती है हमें ये चीज़। What is the significance of the Makli necropolis? The Makli necropolis is the significant because it is one of the largest communal burial sites in the world, with around 5 lakh to 1 million people buried there between the 14th to 18th century. ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि एक से ज़्यादा कल्चर के लोग वहाँ पे दफन हैं, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग वहाँ पे 14वीं से 18वीं सदी के दरमियान दफनाए गए थे।
Question number 3. What does the inclusion of the multiple styles of the artwork in the Makli necropolis suggest about the history and the usage? ठीक है, देखें, the inclusion of the multiple styles of the artwork in the Makli necropolis suggests that it was used by the people from the different religions and the culture. अब मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं मुख्तलिफ कल्चर की, तो इससे पता चलता है कि वो कब्रिस्तान सिर्फ एक मज़हब या एक सिविलाइजेशन के अंदर नहीं रहा, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम, पर्शियन एंड द अदर्स, इंडिकेटिंग द शेयर्ड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इनके अलावा ये इनके पास रहा है। What historical events and the figures are associated with the Texla archaeological complex and why it is significant? अब देखें इसका जवाब ज़रा देखते हैं। The Texla archaeological complex is associated with the historical events such as the triumphant entry of the Alexander the Great and the figure like Emperor Ashoka। ठीक है, अशोका ये मेंशन नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है। It is significant because it showcases the evolution of the urban settlement of the Indian subcontinent। ठीक है, तो ये बादशाह सिकंदर आज़म जब आया था अपनी फ़तह के बाद, तो ये उसकी आमद को भी शो करती है और अशोका, एम्परर अशोका को भी शो करती है। In what ways do these heritage sites reflect the rich and diverse history of Pakistan? These heritage sites reflect Pakistan's rich and diverse history by showcasing its ancient civilization, cultural exchange, and archaeological achievements। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी डाइवर्स हिस्ट्री है और बहुत पुरानी कल्चरल सिविलाइजेशन से का हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6. Do you think it's important for the government to invest in the preservation of the maintenance of such heritage site? Why or why not? Yes, I believe it's the crucial for government to invest the preserving and maintaining these sites to protect Pakistan's cultural heritage and promote the tourism। जाहिर सी बात है, आपके मुल्क में अगर कुछ देखने का होगा ही तभी तो गैर मुल्की लोग आएंगे, अगर आपके मुल्क में नहीं होगा तो कौन आएगा। Question number 7. Imagine you had the opportunity to visit one of these sites. Which one would you choose, and what aspect of the history and the culture would you be the most interested in exploring? I would choose to visit Mohenjo-daro, and I am interested in exploring its sophisticated urban planning, architecture, and the culture of the Indus Valley civilization। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, हर बंदा अपना लिख सकता है। ठीक है। 8. Do you believe that it's responsibility of the all global citizens to protect and preserve cultural and natural heritage? Why or why not? Yes, I believe it's the responsibility of the all global citizens to protect and preserve the cultural and the natural heritage because these sites belong to the humanity as a whole and are essential for the understanding our shared हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। ठीक है, किस वजह से करना चाहिए? क्योंकि ये किसी एक कल्चर या सकाफत से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है, ताकि उनको पता चले कि हिस्ट्री क्या थी, तो इसलिए इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द गिवन शॉर्ट क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। वाई वाज माकली नेक्रोपोलिस डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? तो इसका ऑप्शन है सी, इट इज़ अ मैसिव funerary site with the tombs from the different civilization। 2. Which historical event is associated with the Behr Moon in Texla? The triumphant entry of the Alexander the Great। What was the primary purpose behind the construction of Rohtas Fort? To stop forces of the Mughal Emperor Humayun from invading the region, कि वो अटैक न कर दे। अब देखें, ये GIS जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टूरिज्म। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एसेंशियल एंड डेवलपिंग द टूरिज्म सेक्टर। इससे आपको लोकेशंस वगैरह का पता चलता है। अगर आप में से कोई बंदा नॉर्दर्न एरियाज़ में गया, वहाँ पे नेटवर्क ही काम नहीं करता, ठीक है, अगर ये डिवाइस हो तो इसके लिए फिर वो काम करेगा। इट मेक्स पॉसिबल टू क्रिएट एप्लीकेशंस एंड इंटरैक्टिव मैप्स, कि इससे अच्छे अच्छे मैप्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। GIS स्पोर्ट, मैं ये सारा नहीं पढ़ सकता, वीडियो लेंथी हो जाएगी। GIS स्पोर्ट रिस्क एंड असेसमेंट, इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं उससे कितना आपको रिस्क है, वो रास्ते कैसे हैं, क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे आप देख तो सकते हैं लेकिन लाइव अपडेट नहीं होती है आपके पास जब सिग्नल ना हो, जिनसे आप लाइव अपडेट रहते हैं। कैटास्ट्रॉफी मैनेजमेंट ऑफ द सेफर ट्रेवल, ठीक है, लैंडस्लाइड की किस एरिया में लैंडस्लाइड, किस में कोई फ्लड वगैरह आए हुए हैं,
और इससे आपको डायरेक्शन का भी अच्छा पता चलता है। तो इसलिए ये चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों पे काम करें ताकि हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं। इसके बाद है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि हमेशा उसी बंदे का, जो बंदा अच्छी कोटेशंस और अच्छे अच्छे जुमले बोल लेता है, कहते हैं कि यार उसकी उर्दू या उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो प्रोवर्ब्स, idioms and proverbs enrich language by providing the color for expression। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब आप कहते हैं कि दिस टास्क इज़ ईजियर फॉर मी, लेकिन आप इसको मॉडर्न इंग्लिश में कह सकते हैं दिस टास्क इज़ अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कलरफुल एक्सप्रेशन, रंग बिरंगे अल्फाज में वही बात बोलते हैं, कन्वेइंग कल्चरल वैल्यूज, असिस्टिंग द एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अब जब भी कोई लैंग्वेज आप बोल रहे होते हैं तो उसी में प्रोवर्ब क्या करते हैं, आपको उस पर एक्सपर्टीज़ देते हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कहते हैं, माइट इज़ राइट। अब हमने ना तो लाठी को कन्वर्ट किया है ना ही भैंस को किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो माइट इज़ राइट, कि जिसको हम बताना चाहते हैं इंग्लिश में उसको पता चलेगा कि पावर वाला ही सब कुछ होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन एंड प्रोवर्ब जो होते हैं कम्युनिकेशन में, वो इसलिए अहम होते हैं, तो पता चलता है कि बंदे का लैंग्वेज पे कितना कंट्रोल है। दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, और उनको बहुत एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है, एंड कल्चरल वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया। सम प्रोवर्ब्स एंड द इडियम्स रिलेटेड टू ट्रेवलिंग आर शेयर्ड बिलो विद द मीनिंग। अब ट्रेवलिंग से रिलेटेड कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, देखते हैं ज़रा। हिट द रोड, हिट द रोड किस चीज़ के लिए होता है, टू बिगिन अ जर्नी और स्टार्ट ट्रेवलिंग। तो जब भी आपने कहीं जाना हो तो आप कह सकते हैं टू हिट द रोड। ठीक है, कि वी शुड हिट द रोड अर्ली टुमारो टू अवॉइड द ट्रैफिक। ठीक है, कि ये हमें कब सफ़र स्टार्ट करना चाहिए, सुबह सुबह, ताकि ट्रैफिक का रश ना हो। ट्रेवल लाइट, टू पैक ओनली द असेंशियल एंड नॉट कैरी टू मच लगेज। ट्रेवल लाइट, ठीक है, ये एक नसीहत, जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं ट्रेवल लाइट, क्योंकि सफ़र पर जाने के लिए सामान हमेशा आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसलिए ऑलवेज ट्रेवल लाइट। व्हेन बैक पैकिंग, इट्स बेस्ट टू ट्रेवल लाइट फॉर द कन्वीनियंस। अपने सुकून के लिए अच्छा है कि सफ़र पर सामान कम से कम रखें। कैच अ रेड आई फ्लाइट, इसका क्या मतलब है, टेक एन ओवरनाइट फ्लाइट। ठीक है, आई विल कैच ए रेड आई फ्लाइट सो आई कैन अराइव इन द मॉर्निंग। तो मैं रात को ही टिकट ले लूँगा फ़्लाइट का, ताकि मैं सुबह सुबह पहुँच जाऊँ। अब उसके बाद प्रोवर्ब्स हैं, इनके डिफरेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोवर्ब और ईडियम में क्या फ़र्क होता है, ईडियम पूरा सेंटेंस नहीं होता, प्रोवर्ब जो होता है पूरा सेंटेंस होता है। ईडियम जब सेंटेंस में यूज़ हुआ होगा तो आपको समझ आएगा, तो प्रोवर्ब आप वैसे पहली दफ़ा ही पढ़ लें तो भी आपको समझ आ जाती है, लेकिन अगर उसका आपको पहले पता ना हो ईडियम का, तो वो आपको समझ नहीं आती। देखते हैं, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। ठीक है, तो नो मैटर, आपका दिल हमेशा वहीं पे ही लगता है, आपको वही जगह अच्छी लगती है जहाँ पे आपका दिल लगता है, वो चाहे घर पे लगे या घर से बाहर लगे, लेकिन आपके लिए घर वही होता है जहाँ पे आपका दिल लगे। नो मैटर हाउ फार यू ट्रेवल, योर ट्रू होम इज़ वेयर यू फील द मोस्ट कंफर्टेबल एंड लव। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग देखें यूनिवर्सिटी में आके उनको दिल नहीं करता घर जाने का, क्योंकि वो कंफर्ट वहाँ होते हैं। द जर्नी ऑफ अ थाउजेंड मील बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो हमेशा एक बात याद रखें, आपने कोई भी बड़ा काम करना हो तो उसको सिर्फ आपने स्टार्ट करना होता है, आगे रास्ते आपके लिए सीधे होते जाते हैं। तो चाहे हज़ारों किलोमीटर का भी सफ़र आपने करना हो तो स्टार्ट आपने एक कदम से ही करना होता है। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, तो मुश्किल खुद ब खुद कम होती जाएगी। टू अचीव अ सिग्निफिकेंट गोल, यू मस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल मैनेजेबल एक्शन। ठीक है, अब देखें, ट्रेवल ब्रॉडन्स द माइंड। जो सफ़र है ये आपके दिमाग को क्या कर देता है, वुसअत देता है। ट्रेवलिंग एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट कल्चर्स कैन एक्सपेंड योर पर्सपेक्टिव एंड नॉलेज। तो जाहिर सी बात है, जो लोग सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली उनको स्टोरी टेलर कहा जाता है। आप जब जाते हैं तो आप एक साइलेंट इंसान होते हैं, जब आप वापस आते हैं तो आप एक स्टोरी टेलर होते हैं। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये हम सिंपल भी कहते हैं, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अब देखें, अगर कुछ कल्चरल ड्रेसेस हैं, जो पगड़ियाँ वगैरह हम बरोच सराइकी या जिन भी कल्चर्स में हैं, अब एक आपका फॉर्मल ड्रेस होता है और एक आपका क्या होता है, कल्चरल ड्रेस होता है। कल्चरल ड्रेस की अपनी पहचान है, फॉर्मल ड्रेस की अपनी पहचान है। अब
है तो फ़ख्र आपका कल्चरल ड्रेस, लेकिन क्या आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपने कोई फॉर्मल मीटिंग में जाना हो, अगर आप अपना कल्चरल ड्रेस पहन के चले जाएं तो वो वहाँ पे अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह अगर आप अपने गांव जा रहे हैं, अपना कोई आपका फेस्टिवल है, उसमें अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग पहन के चले जाएं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए क्या, इसे क्या कहते हैं, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, अडेप्ट टू द कस्टम एंड बिहेवियर्स ऑफ द प्लेस यू आर विजिटिंग। तो वैसे ही हो जाए जैसे जहाँ पे आप जा रहे हैं, जैसा उनका कल्चर है। उसके बाद है प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन आर नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये ज़रा देखते हैं, प्रोनाउंस रेफर टू आइदर ऑफ द नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड टू आर अ नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली। तो ये प्रोनाउन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, अब देखें फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं असलम के बारे में, आप बार बार नहीं लिख सकते कि असलम इज़ दिस, असलम इज़ दैट, असलम इज़ दिस, ठीक है। तो इसलिए आप ही जब यूज़ करते हैं तो उसकी से थोड़ा सा एक फॉर्मल इम्प्रेशन आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये हमेशा यूज एज सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल आर थिंग। तो देखिए आई, यू, ही, शी, ये सारे हमेशा सेंटेंस में आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। सेंटेंस देखें, ही इज़ लकी मैन, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द हिल्स, ठीक है। ये सिंपल से है, आगे जहाँ पे कम्प्लेक्स आते हैं वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेस का मतलब होता है ओन, ओनरशिप, किसी भी चीज़ की मलकियत, डिमॉन्स्ट्रेट्स द ओनरशिप और द पोजेशन, माइन, यूअर्स, हिज, ठीक है, दिस बैग इज़ माइन, ठीक है, यूअर्स इज़ ऑन दैट टेबल, मेरा जो बैग है इधर है और आपका क्या है उस मेज़ पे है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट से निकला है। ये रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक और इसी तरह इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, और ये प्रोनाउंस में एंड पे इनका एक टेबल बना के आपको इस तरह से समझाऊंगा कि ज़िंदगी में आपको कभी भी ना भूलें वो। तो इनको अभी 1 मिनट ज़रा सुन लें, इसके बाद मैंने आपको टेबल दिया हुआ है आगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्ट करता है माई सेल्फ, ये जिनमें भी सेल्फ आ जाए ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। शी हैड बेक द केक हर सेल्फ, अब ये हर सेल्फ जो है शी को वो कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, तो ये दो ही होते हैं, दिस और दैट, और दो इनके प्लूरल होते हैं, दीज एंड दोज, तो यही सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव। आई डोंट लाइक दीज, कैन आई टेक दोज, ठीक है। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, हु, हुम, हुज। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट क्या होता है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई हमें लिमिट ना दी गई हो, डजंट स्पेसिफाई हु और व्हाट इज़ रेफर्ड, समबॉडी, सम, ठीक है, ये सारे दिए गए हैं। ये आगे मैं आपको टेबल में इनका फ़र्क बताता हूँ, तो हमें स्पेसिफाई ना किया गया हो। और कौन कौन से हैं ये, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, एवरीबॉडी, ठीक है। एवरीवन थॉट दैट समवन विल डू इट एट द एंड, नो वन डिड इट, ठीक है। ये एक मेरे ख्याल में नावल है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ये एक छोटी सी एक स्टोरी है, उसमें से शायद उठाया गया है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, ठीक है। अब देखें इंट्रोगेटिव भी यही है और रिलेटिव भी यही है, ये आगे मैं आपको टेबल में अंडरलाइन करके बताता हूँ। और इसी तरह रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देखें ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर दो लोगों के दरमियान यूज़ होता है, वन अनदर जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो। वी आल मस्ट रेस्पेक्ट वन अनदर, ठीक है। दे लाइक ईच अदर, दो के लिए क्या होता है, ईच अदर होता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। एम्फेटिक प्रोनाउन, अब देखें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों सेम है। अब इनके हमने, एम्फेटिक कहाँ से निकला है, एम्फसाइज से निकला है। एम्फसाइज का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। एलन हर सेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेलियर, देखिए एलन के साथ हर सेल्फ आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटर और इनडेफिनेट भी एक जैसे होते हैं, ये ज़रा टेबल पे मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें ज़रा टेबल है नीचे। अब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये जो दिए गए ये सारे रिफ्लेक्टिव भी हैं, ये इम्फेटिक भी हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा यूज़ से,
ठीक है, अब देखें, आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू अ रिलैक्सिंग बाथ। ठीक है, अब आई और माई सेल्फ के दरमियान जब कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आई और माई सेल्फ के दरमियान जब कोई और वर्ड आ जाए या वर्ड्स आ जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब इधर देखें, आई माई सेल्फ विल इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब इम्फेटिक है, आई के साथ ही माई सेल्फ लगा हुआ है। जब प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ हो, इसका मतलब है ये एम्फसाइज हो रहा है, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है सेम हमें यूज पे पता चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी एक्सीडेंटली कट हर सेल्फ वाइल कुकिंग डिनर। अब देखें, शी और हर सेल्फ के दरमियान वर्ड्स आ गए, कट भी आ गया, एक्सीडेंटली भी आ गया, तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इधर देखें, यू यूअर सेल्फ, यू के साथ ही यूअर सेल्फ आया है, इनके दरमियान कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब है यूअर सेल्फ यू को एम्फसाइज कर रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, यू यूअर सेल्फ कैन सॉल्व दिस पजल। द किड्स मेड देमसेल्व्स अ सैंडविच फॉर द लंच। द किड्स, देखें किड्स आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, फिर देमसेल्व्स आया। ठीक है, द किड, तो यहाँ पे देमसेल्व्स किड को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखें, द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो आ गया, उसी के साथ ही हर सेल्फ आ गया, शी हर सेल्फ। ठीक है, सीईओ जो है, शी हर सेल्फ। जब इनके दरमियान रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जब सब्जेक्ट प्रोनाउन जब दोनों एक ही जुमले में आए हों और इनके दरमियान कोई और वर्ड ना दिया गया हो तो ये एम्फेटिक होगा। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, अगर नहीं हुई तो ज़रा वीडियो को बैक कर लीजिएगा। उसके बाद देखें इंट्रोगेटिव वर्सेस रिलेटिव प्रोनाउन, हु हुम व्हाट वेयर, ये सारे जो दिए हुए हैं ये रिलेटिव भी है, ये इंट्रोगेटिव भी है। ये थोड़ा सा सिंपल है। इंट्रोगेटिव कब इस्तेमाल होता है, जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, विच बुक डू यू प्रेफर। अब यही सेम मैंने आगे इस्तेमाल किए हैं, देखें ज़रा। अब हु, इधर देखें, द पर्सन हु कॉल्ड मी इज़ माई फ्रेंड। अब देखें, हु यहाँ पे क्या है, पर्सन के साथ रिलेट कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं हुआ। जब क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, जब ये यहाँ जुमले के दरमियान कहीं यूज़ हुआ होगा तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखें, व्हाट इज़ योर नेम। अच्छा, इसको देखें ज़रा, दैट का उधर अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि दैट किस चीज़ की, हुज़ की पोजीशन में आता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। तो ये देखें ज़रा, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके सामने, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें नहीं। हु आल्सो हैज़ द डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ हुम एंड हुज, ये हुम और हुज की डिराइव्ड फॉर्म भी है। तो द बुक दैट आई एम, विच भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दैट आई एम रीडिंग इज फैसिनेटिंग, विच बुक इज़ दैट। अब विच बुक इज़ दैट मैं बोल देता हूँ, विच, यहाँ देखें विच क्या है, इंट्रोगेटिव है, और यहीं पे वो अगर दैट की जगह विच लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके नीचे हमने एग्जांपल भी दी हुई है, द सिटी विच वी विजिटेड लास्ट ईयर वाज अमेजिंग। ठीक है, तो ये क्या है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ज़रा देखें, आइडेंटिफाई इनडेफिनेट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे जो दिए गए हैं ना, जितने भी हैं, ये डेफिनेट भी होते हैं, इनडेफिनेट भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। अब इनका ज़रा फ़र्क समझें। देखिए, इनडेफिनेट उस वक्त होता है जब कोई लिमिट ही ना दी गई हो, आपको पता ही ना हो कि बात किसकी हो रही है। अब देखें, समवन इज़ एट द डोर। अब यहाँ पे समवन इनडेफिनेट है। अब देखें, समवन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एट द डोर। अब देखें, यहाँ पे आपने एक ग्रुप तक बात लिमिट कर दी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट से निकला है, इसका मतलब होता है कि ग्रुप मेंबर्स में को बराबर चीज़ तकसीम करना। जब आप बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, दोबारा समझे बात को, समवन यहाँ पे अकेला आया हुआ है, हमें कोई पता नहीं किसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, समवन ऑफ माई फ्रेंड इज एट द डोर, फ्रेंड्स इज एट द डोर। जब कोई बात किसी ग्रुप तक लिमिटेड कर दी जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, अगर वो किसी ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है तो वो इनडेफिनेट होगा। अब इसी तरह देखें, नो बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अब ये इनडेफिनेट है। नो बॉडी फ्रॉम योर डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अब देखें, नो बॉडी को क्या डिपार्टमेंट के लोगों तक क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया है, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनीवन विल डू इट। अब एनीवन
एनीवन का कोई पता नहीं है कौन किसकी बात हो रही है, लेकिन आगे हम क्या कहते हैं, एनीवन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स विल डू इट। अब देखें, स्टूडेंट्स के ग्रुप तक हमने बात को लिमिट कर दिया। जब बात किसी ग्रुप तक लिमिटेड हो जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद जो है वो हमारा जी, तो इन सर्कल द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट एंड दीज दोज होते हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज़ माय फेवरेट, तो इसमें दिस है। वुड यू लाइक सम ऑफ दीज, तो इसमें दीज है, और दोज ईयर्स इसमें दोज है। एड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन दैट फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द बुक्स इज योर फेवरेट, विच आएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम यू लाइक। व्हाट whom शुड आई एड्रेस द लेटर, इसमें दोनों लग सकते हैं। whom was the पैकेज सेंट, ठीक है, कि किसको वो भेजा गया था। जी, तो आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। Yesterday I went to the park and met up with some friends. They had brought their adorable dog with them, and it was a bundle of energy. We played fetch for a while, and then I decided to take a walk by myself to enjoy the peaceful surroundings. I strolled, one beautiful flowers caught my eye, and I couldn't resist picking a few. Later, they asked me about the flowers, and I happily shared the story of my solo adventure. ये जो वन होता है ये भी प्रोनाउन है, यहाँ पे आपने देख लेना है कि कहाँ पे कौन सा लगता है। पंक्चुएट द गिवन लाइन्स। अब देखें, जब स्टार्ट करना है तो कैपिटलाइजेशन से करना है, ई कैपिटल होगा, ठीक है। एनकरेजिंग ट्रेवल आल्सो बूस्ट द कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है तो फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद फिर कैपिटलाइजेशन से इट स्पोर्ट्स टू वे, तो इसमें हाइफन आएगा, टू वे है। ट्रेड एंड क्रिएट्स एक्सपोर्ट इनकम फॉर द पुअर कंट्रीज विद अ फ्यू सिमिलर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये एंड पे फिर फुल स्टॉप। उसके बाद देखें राइटिंग्स, नेचर प्रोटेक्ट, इको टूरिज्म क्या होता है, नेचुरल प्रोटेक्शन, कि जब भी आप जाएं, आप ट्रेवलिंग के इलाके में जाते तो हैं, वहाँ पे शापर गंद वगैरह ना फेंक के आया करें, उससे फिर शापर के बारे में तो ये ऐसा कॉनन्ड्रम है, ऐसा मुअम्मा है जो हल ही नहीं हो रहा है। शापर पता नहीं कितना बड़ा नुकसान पहुँचाता है ग्रीनरी को। तो इको टूरिज्म हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल वे टू एक्सप्लोर द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचर इज़ पेनेशिया, ठीक है। जो नेचर है ये हर चीज़ का इलाज है। जब हम नेचर को छेड़ते हैं तो नेचर हमें बहुत ज़्यादा छेड़ती है फिर, ठीक है। तो इको टूरिज़्म क्या होती है कि जब भी जाएं इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेवलिंग करें, ये ना हो कि वहाँ पे तबाही छोड़ के आए। वी ऑल मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एरियाज वी विजिट ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़, कि जब भी हम छुट्टियों में कहीं जाते हैं तो हमें उन इलाकों की हिफाजत करनी चाहिए। द गोल ऑफ इको टूरिज़्म में इंक्लूड एजुकेटिंग टूरिस्ट अबाउट द क्लीन इन्वायरमेंट, कि टूरिस्ट्स को बताया जाए कि इको टूरिज़्म क्या होती है। कहीं जाना है तो गंदगी नहीं फैला के आनी, वहाँ पे शापर नहीं डाल के आना, ठीक है। रेजिंग मनी फॉर द इन्वायरमेंटल प्रेजर्वेशन, इको टूरिज़्म कि किस तरह से आप इसको फंडिंग कर सकते हैं। सेफ गार्डिंग द एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ द एरिया एंड फॉस्टरिंग द रेस्पेक्ट फॉर द, वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वैसे ही मज़े लेने के लिए, ऐसे इंजॉय करने के लिए जानवरों को मारते हैं, ठीक है। तो कीपिंग इन द अबव माइंड राइट एन एसे हाउ कैन वी बिकम अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। तो ये ऐसे मैंने लिखा है, तो जिसने देखना हो ये देख ले। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। As the world becomes increasingly interconnected, tourism has become a significant aspect of our life. However, the growing number of tourists has raised concerns about the impact of the tourism on the local communities and the environment. To mitigate these negative effects, it is essential to adopt responsible tourism practices. In this essay, we will explore the ways in which we can become responsible tourists. ठीक है, कि किस तरह से आपने जाना भी है तो लोकल कम्युनिटीज़ को ये चीज़ पता होती है। अगर लोकल लोग आपको कुछ कहते भी हैं, सफाई का ख्याल रखें, तो उनसे लोग लड़ पड़ते हैं। उनका हक है भाई, उनका इलाका आप ख़राब कर रहे हैं, वो खूबसूरती की वजह से तो लोग घूमने जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बिगिंस विद द कल्चरल सेंसिटिविटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जिस कल्चर में आप जा रहे हैं उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करें ना, ठीक है।
Visiting new destination, we should take time to learn about the local culture, custom, and tradition. This knowledge enables us to respect the local way of life, avoid unintended offense, and appreciate the unique aspect of the place we are visiting. For instance, understanding the dress code, religious practices, and the social norm can help us blend in है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उनके इलाके को समझने की कोशिश करें कि उनके कल्चर कितना सेंसिटिव है। बाज़ औक़ात लोग जाके ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो उनको बुरी लगती है। तो हमेशा कल्चर को हमेशा समझा करें, उनके मुताबिक फिर रिएक्ट करना चाहिए। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, द नेचुरल ब्यूटी। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को जाके तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझा करें। अब मैं इशारा नहीं पढ़ सकता, वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिसने लिखना हो तो वो वीडियो को पॉज करके लिख ले। उसके बाद है सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज इज़ आल्सो द वाइटल। हाँ, तो जब आप जाते हैं तो वहाँ के लोगों का जो गुज़र बसर होता है वो इसी चीज़ पे होता है। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएँ तो 3-4 महीने गर्मियों वाले जो टूरिस्ट जाते हैं वो वहीं उन्हीं से कमाते हैं और उनसे फिर उनको जॉब्स वग़ैरह उनके लिए क्रिएट होती हैं। तो टूरिज़्म जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। Furthermore, responsible tourists should be mindful their action and impact on the destination। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे ट्रैवलिंग पे जाते हुए, अगर आप पीछे तबाही छोड़ के आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, फाइनली रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन्वॉल्व शेयरिंग योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द अदर्स। और वही चीज़ आके लोगों को भी बताएं भाई। जब इधर अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि आप चले जाएं, अगर आप में से कोई गया है तो उनको पता होगा कि बाबू सर टॉप, नारायण का गान के बाद जब आप चिलास गिलगित में एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक बाबू सर टॉप आता है। बाबू सर टॉप की ऊंचाई इतना है कि लोग वहाँ गाड़ी, हालांकि हर मोड़ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी छोटे गियर में चलाएं, गाड़ी छोटे गियर में चलाएं, क्योंकि 40 किलोमीटर ऊंचाई है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ब्रेकें लगाते रहते हैं और लेदर जाम होते हैं, ब्रेक शू जो होते हैं वो जाम होते हैं और वहीं पे ही आपका टायर जाम होता है, लोग खाई में जा गिरते हैं। आजकल उन्होंने पुलिस भर्ती की हुई है जो आपको बाबू सटाप पे उतरते हुए रोक के देखती है कि आपके टायर वगैरह, लेदर शू वगैरह गर्म तो नहीं हो गए। और सेम वही चीज़ लोग आते हुए करते हैं। आते हुए क्या करते हैं, बजाय इसके कि गाड़ी को थोड़ी स्पीड के साथ लेके आएँ, नहीं, वो गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते रहते हैं कि ताकि बहुत तेज़ी से चढ़े, हमारी गाड़ी तेज़ी से चढ़े। तो वो थोड़े से सफ़र के लिए तो ठीक होते हैं, अब 40 किलोमीटर है चढ़ाई भाई, और जो आखिरी 5-10 किलोमीटर है वो तो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। रोड तो कारपेट बना हुआ है, नो डाउट। तो बजाय इसके सुकून से आएँ, आपकी जो भी गाड़ी है वो आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर दबाते रहते हैं तो आपके प्रेशर प्लेट्स और क्लच प्लेटें जो होती हैं वो थोड़ी-सी गर्म हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और फिर वो उस तरह से ज़ोर नहीं लगाती। अब ये होती है कल्चरल अवेयरनेस। जो लोग हो के आए हैं, जो उनके दोस्त जा रहे हो, फिर उनको बताएँ कि भाई बाबू सर टॉप पे जाते हुए इस तरह जाना है, आते हुए इस तरह आना है। इन कंक्लूजन बिकमिंग, हाँ आगे कंक्लूजन लिखा हुआ है, यही चीज़ें हैं। तो जब भी ट्रेवलिंग वगैरह पे जाया करें, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ये लास्ट इसका क्वेश्चन यही ऐसे था। तो कभी भी आपको जो भी आप वीडियो के बारे में सोचते हैं या आपको लगता है तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि वीडियोज़ को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।